Let us consider a binary solution of a two volatile liquid A and B. Let us consider a binary solution of a two volatile liquid A and B. Where PA be the partial pressure of a component A, PA be the partial pressure of a component A in a liquid type A, where PA be the partial pressure of component A in liquid A. Similarly, PV be the partial pressure of liquid B, PT be the total pressure of liquid A and B, PT. Chi A be the मोल फ्रैक्शन Chi A be the mole fraction of component A and Chi A be the mole fraction of component B. Now it is clear? क्या तक ठीक है? अब थोड़ा सा डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बना के हम लोग रिजल्टेंस वो डायग्राम बनाएंगे कि टेबल प्रेशर का जो क्रिएट कैसे, ठीक है। लास्ट आपका वीडियो जो है, इसके पहले तक जो है दिया हुआ था, ठीक है। जहाँ पर किसी को कोई भी डाउट हो तो वीडियो को देख लीजिए। तो ध्यान से देखोगे, लिक्विड ए और बी को जब हम मिला सकते हैं ना, एवरीवन स्टॉप राइटिंग ना, लिखा हुआ है देख लीजिए। लिक्विड ए और बी को मैं मिक्स कर दूँ, कौन सा फेज में है अभी? लिक्विड फेज में, ठीक है। ये हो चुका है ना, ये हो चुका है ना, यहाँ तक लिखा हुआ, इरेज करो। ये कुछ है इसमें लिखना, नहीं लिखे छोड़ दे जल्दी। लिखना जो लिखना स्टार्ट करोगे तभी जब हम बोले ना, अभी सिर्फ समझिएगा इसमें क्या हो रहा है। देखोगे इसमें लिक्विड ए और बी है, लिक्विड ए और बी आपका कौन सा फेज में है? लिक्विड फेज में है। जब आपका लिक्विड ए और बी जब लिक्विड फेज में था, लिक्विड ए लिक्विड बी, ठीक है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी के द्वारा आपका वेपर प्रेशर भी क्रिएट हो रहा होगा। क्या है यहाँ पर? वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। लिक्विड ए का जो कंपोनेंट है वो अपना वेपर दे रहा होगा, उसके द्वारा वेपर बन रहा होगा। लिक्विड बी का भी कंपोनेंट के द्वारा वेपर बन रहा होगा, है ना, मानते हैं ना। सो लिक्विड ए एंड लिक्विड बी क्रिएटिंग वेपर प्रेशर इन दिस सॉल्यूशन। अगर ऐसा हुआ है तो एक समय ऐसा हुआ होगा जरूर कि रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन, both the rate becomes equal। मतलब जितना लिक्विड इवापोरेट हो रहा होगा
उतना लिक्विड कंडेंस भी हो रहा होगा। जब ऐसा अगर रेट आपका, अगर आपका दोनों का रेट R1 और R2, समझ रहे हैं? R1 क्या है आपका? रेट ऑफ इवापोरेशन, पहले इवापोरेशन ना होगा तब ना कंडेंसेशन होगा, और R2 क्या है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। सो व्हेन R1 इक्वल टू R2, R1 और R2 क्या है? कभी एक ऐसा स्टेज आया होगा जितना लिक्विड हुआ होगा उतना वेपर आपका इस सॉल्यूशन में होगा, मानते हैं ना? आधा लिक्विड और आधा वेपर, ऐसा हुआ होगा जरूर, क्योंकि बोथ लिक्विड क्या है आपका? वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल लिक्विड को समझते हैं, मतलब बहुत जल्दी एयर में स्केप कर। केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल को रख दोगे क्या हो जाएगा? चला जाएगा, एयर में चला जाएगा। अल्कोहल को रख, पेट्रोल वगैरह, अल्कोहल को एयर में चला गया। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी आपका के कौन सा फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। जब दोनों का रेट इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब दोनों का रेट आपका इक्वल हो गया, व्हेन R1 इक्वल टू R2, अगर दोनों का रेट इक्वल हो गया, यानी कि आप ये भी कहना चाहते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन भी लगभग इक्वल हो गया होगा। C1 इक्वल टू, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हुआ होगा। और क्या हम इस स्टेज को क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर के फेज के बीच में यहाँ पर जो मेरा स्टेज है, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी कि आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि लिक्विड ए का जो है लिक्विड है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने हैं, लिक्विड जब वेपर में भर गया तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगा वो लगभग क्या हो जाएगा? बराबर होगा। अभी यहाँ पे ठीक, अगर ऐसा हो रहा है तो मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आप पहले ये क्या था? टोटल वोलेटाइल लिक्विड था। यानी कि इसका जो लिक्विड ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस में, इसका मोल फ्रैक्शन आपका अलग होना चाहिए। और लिक्विड जितना वेपर में चला गया, क्योंकि वेपर में क्या होता है? रेंडमनेस क्या होता है? वेपर का ज्यादा होता है, ये तो पता होगा ना। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अलग होगा, और इसका रेंडमनेस अलग है, इसलिए इसका मोल फ्रैक्शन भी अलग होगा। क्लियर है ये बात? फिर से बता रहे हैं। देखो डियर, आपको ये पता है कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू लिक्विड्स, इसमें लिक्विड इज वेपराइजेस इनटू गैसियस फेज। मतलब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उसमें जिसका जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा वो उतना कम वेपराइज होगा, और जिसका जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो ज़्यादा वेपराइज होता है। ठीक है, तो जो जिसका ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, और जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका कम होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या होता है? ज़्यादा वोलेटाइल। एक कहानी सुना, अच्छा ठीक है, इसके बाद कहानी सुना, ठीक है, वो डेफिनेशन वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरैक्शन आपका ज़्यादा होगा वो जो है नॉन वोलेटाइल टाइप होता है। ठीक है, जो भी लिक्विड में मॉलिक्यूल्स, वो वाटर स्केप करता है वो होता है वोलेटाइल। ठीक है, हाँ, अब तो छोड़ो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम रीच किया ना, इसके बाद से आते हैं अभी फिर से। यहाँ तक रेट क्लियर है? रेंडमनेस का बात करते हैं। रेंडमनेस जो है आपका सबसे पहले IMFOA के ऊपर डिपेंड करता है। IMFOA बताइएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के केस में सबसे ज्यादा रेंडमनेस किसमें पाया जाता है? गैस में, फिर किसमें? लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है गैस मॉलिक्यूल के बीच में नेग्लिजिबल होता है, मानते हैं ना? गैस मॉलिक्यूल के बीच में। तो IMFOA, ये तो रेंडमनेस बोल देते हैं। IMFOA सॉलिड का ज़्यादा होगा, देन लिक्विड का, देन गैस का। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तभी ना सॉलिड को ऐसे टच करते हो, आप ऐसे टच कर पा रहे हो, गैस को हम टच कर पाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? एकदम नेग्लिजिबल होता है, फ्री मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स फ्री एकदम रहते हैं, तभी ना जल्दी जल्दी एयर में चल जाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसका रैंडमनेस क्या होगा? जल्दी बताइएगा, रैंडमनेस बोलो या फिर क्या बोलेंगे? एंट्रोपी बोलेंगे। तो इसका एंट्रोपी या रैंडमनेस क्या होगा? उल्टा होगा। तो आप ये भी कहना चाह रहे हैं
कि नहीं सर, लिक्विड का जो रैंडमनेस है, ध्यान से सुनिए, लिक्विड का जो रैंडमनेस है सॉलिड के कंपेयर में या फिर गैस के कंपेयर में, गैस का लिक्विड से क्या है, ज्यादा रैंडमनेस है। जहां रैंडमनेस अलग हो गया लिक्विड और गैस का, तो डियर इसका मोल फ्रैक्शन भी अलग होगा। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा, इसका लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन, मानते हैं लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेस में काई ए, लिक्विड फेस में काई बी, लिक्विड फेस। अब यहाँ पर जो है दो लिक्विड यहाँ पर भी आपका ये वेपर फेस में है, समझे बात को। अब YA और YB, अगर काई ए काई बी अगर लिक्विड ए और बी का जो है कौन सा फेस में है, लिक्विड फेस में है, तो ये YA YB कौन सा फेस में होगा, वेपर फेस में। इसको किसने दिया था, इसको ये लॉ को किसने दिया था, मतलब लिक्विड फेस में बताया गया मोल फ्रैक्शन को काई ए काई बी को किसने बताया, राउल्स। और इसको किसने बताया, दोनों एक ही स्टेटमेंट को दिए, जस्ट फॉर द अदर, ठीक है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। सो व्हाट डू यू मीन बाय राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ने क्या बताया, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, जस्ट पहले ये जो है ये नोट करिएगा, ठीक है, ये नोट करिएगा, उसके बाद जो है राउल्स लॉ लिखिएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फॉर अ कंपोनेंट ए, जस्ट मैच इट, for a solution of a volatile liquid, for a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. For a solution of a volatile liquid, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction at a constant temperature. Temperature is always constant at this time. Okay. So now, if I say for component A, say P is directly proportional to Chi A, and P A equal to P naught A Chi A. Similarly, if I say PB, then PB is directly proportional to Chi B. PB equal to P naught B Chi B. Okay. पार्शियल प्रेशर ए जो है आपका वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ए के साथ। पार्शियल प्रेशर जो ए है जैसे ही मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो पी नॉट ए जो है वो आपका बन जाएगा प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, जो भी लिक्विड के द्वारा जो वेपर क्रिएट हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी लिक्विड के द्वारा, यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड के द्वारा जो वेपर क्रिएट हुआ है, ये लिक्विड के द्वारा जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वेपर प्रेशर, उसका पार्शियल प्रेशर अगर एक कंपोनेंट, यहाँ पर कितने लिक्विड है, दो है, तो यहाँ पर एक लिक्विड ए का कंपोनेंट होगा, दूसरा क्या है, बी का कंपोनेंट है। यहाँ पर ए का कंपोनेंट में जो भी वेपर होगा उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, पी ए, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, काई ए। तो जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट का बोला जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट ए का, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी नॉट ए। प्रेशर होता है आपको, अगर यहाँ पर पी ए बोला जाए तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अगर पी नॉट किसी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर अगर आपका नोट लग जाए, किसी भी मैग्नीट्यूड के ऊपर नोट लग जाए, क्या बन जाता है वो, उसका वेपर प्रेशर, वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हो गया वो। अब प्योर कंपोनेंट को तो आपको पता है, प्योर कंपोनेंट का सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। सो दिस बिकम्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट ए। सिमिलरली दिस बिकम वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट बी। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, right, according to Dalton's law, total pressure, according to Dalton's law, the total pressure exerted by exerted
by a mixture of non-reacting gases is equal to से डालता हूँ the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases is equal to the sum of partial pressure of individual gases. Similarly, we can say that तो सब नीचे का मिटा रहे हैं, हाँ यहाँ तक ये नहीं लगेगा आपको, ये मिटा दे रहे पूरा। अब देखिएगा देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन को Pt इक्वल टू क्या हो गया, Pt इक्वल टू टोटल प्रेशर, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, Pt इक्वल टू Pa प्लस Pb, देखो P नॉट ए आई ए, P नॉट बी आई बी, मानते बात को, ठीक है यहाँ तक P नॉट ए आई ए, P नॉट बी आई बी, Pa equal to P naught at Ia from equation 1, let it be equation 1, let it be equation 2. So applying equation 1 and 2 in this equation 3, you will get P naught at Ia, P naught B I B. So now it is confirmed. Put करते हैं वैल्यू को, P naught a 1 minus I B. क्यों? Why? Chi A plus Chi B equal to 1. आप लोग को लिखना है, तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा where Chi A plus Chi B equal to 1. P naught A minus P naught A Chi B plus P naught B Chi B. इसको सॉल्व करिएगा, P naught A plus Chi B, P naught B minus P naught A. This is P, this is total. ये आपका है टोटल। मानते बात को यहाँ पे है कि नहीं? मैं इसको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को अब जो ग्राफ वाइज भी प्लॉट करूँगा, बट दिस इज नॉट कंप्लीटेड येट। हम लोग इसको दूसरे फॉर्म में तोड़ेंगे। अभी जो है अभी Chi A का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए थे, 1 माइनस Chi B। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ द Chi B। अब Chi B का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, 1 माइनस Chi A, वी विल आल्सो गेट अनदर इक्वेशन। एक अलग इक्वेशन को ऐसे रेडी करेंगे और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा होगा। जल्दी से मेरे साथ बोलिएगा, इसके साथ का इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनदर इक्वेशन आपका हो जाएगा Pt इक्वल टू P नॉट ए है, यहाँ पर उल्टा कर दीजिए, P नॉट ए का मतलब क्या होता है, P नॉट B। दूसरा इक्वेशन जब रेडी होगा यहाँ पर प्लस Chi B की जगह बोलिए Chi A, P नॉट B की जगह बोलिए P नॉट A माइनस P नॉट A की जगह बोलिए P नॉट B। कंप्लीटेड। तो जब भी आप यहाँ पर Chi B इक्वल टू 1 माइनस Chi A पुट करिएगा, यू विल गेट अनदर इक्वेशन दिस, जस्ट रिप्लेस इट। तो जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम ही आएगा, आंसर एकदम ये आएगा, आंसर ये आएगा। आप चेक करके सकते हैं, आपको आंसर एकदम बिल्कुल न्यूमेरिकल में जब करेंगे सॉल्व तो सेम ही आएगा एकदम, हाँ सेम। आपको जो आपका Chi A Chi B का सेम है, न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे। न्यूमेरिकल्स में हम क्या ये फार्मूला से करेंगे, ये फार्मूला लॉन्ग है, इतना याद रखना। क्या मैथ्स का थोड़ी है फार्मूला कि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैलकुलस ये सब कर रहे हो, नहीं, हम आपको इतना फार्मूला देंगे। मैथ्स का, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स का मतलब होता है कि आप जो है आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं शॉर्टकट रूल से। अभी हम आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, आपके बुक का न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और वो करवाएंगे शॉर्टकट रूल से। देखिएगा कैसे करवाते हैं, ठीक है। सो जब शॉर्टकट रूल अप्लाई करेंगे तभी ना न्यूमेरिकल्स अच्छा बनेगा। इरेज करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, पहला ग्राफ और दूसरा ग्राफ, और कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मिटा थोड़ी, आप लोग को उतारने का पूरा हक है, हम पूरा समय भी देंगे आपको, ठीक है। बस y इक्वल टू, मेरे साथ बोलिएगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या होता है डियर, y इक्वल टू mx प्लस c।
याद करिए बचपन क्लास में पढ़े थे y इक्वल टू mx प्लस इंटीग्रेशन में, ठीक है। इसमें क्या हो गया प्लस 0, यानी कि c क्या है 0, इंटरसेप्ट c इंटरसेप्ट है और c हो गया 0। सिमिलरली इन केस ऑफ b y इक्वल टू mx प्लस c, इनमें प्लस हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में? नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको पता है ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए ग्राफ में, एक होना चाहिए x एक्सिस, दूसरा होना चाहिए y एक्सिस। तो आपको तो पता है कि हम जो है हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। चलो x के सामने कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है आपका काई है ना, और x के सामने कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है काई। आपको काई और काई भी हम दोनों लगा दे रहे हैं, एक तरफ काई इक्वल टू 1, दूसरा तरफ काई इक्वल टू 0। आपको तो पता है ना मोल फ्रैक्शन 0 से 1 तक के बीच तक होगा। वैल्यू मोल फ्रैक्शन का 0 से कहाँ तक होता है 1 तक होता है। नेक्स्ट अब जो है काई बी का जो वैल्यू हो जाएगा, काई बी का वैल्यू 0 और काई बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। काई हो गया, काई बी तो x एक्सिस में है ना, तो काई बी इक्वल टू 0 और काई बी इक्वल टू 1। आपको ग्राफ थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि हम ये इक्वेशन को थोड़ा नीचे वाला मिटा दिया, ठीक है, एक इक्वेशन को मिटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे बाद में। काई बी इक्वल टू 0 हो गया ना, यहाँ तक बोलो। y एक्सिस में मेरा क्या है pa है, y एक्सिस में मेरा क्या है pb है। तो y एक्सिस करने के लिए डियर सबसे पहले क्या है, हम लोग ग्राफ के लिए एक जो है एक सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू को। सो पहला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो पहला वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इफ का ये इक्वल टू 0 देन pa इक्वल टू 0, इफ का ये इक्वल टू 1 देन pa इक्वल टू p नॉट a। का ये का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो pa का वैल्यू p नॉट a नहीं होगा, वही ना होगा, p नॉट a होगा। सिमिलरली इफ का b इक्वल टू 1 देन pb इक्वल टू p नॉट b। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा pb का, है कि नहीं। तो अब जो है आप एक बार क्या करिए, काई का वैल्यू को जो है, जब यहाँ पर काई का वैल्यू 0 था तो पीए का वैल्यू यहीं पर था। आपका पीए जो है हम छोटा सा लिख दे रहे हैं, पीए का वैल्यू 0 में ही रहेगा, मानते हैं ना बात को। काई का वैल्यू 0 रहेगा तो पीए का वैल्यू यही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन काई का वैल्यू 1 हो गया तो पीए का वैल्यू किसके बराबर हो गया बोलिए तो पी नॉट है। तो काई का वैल्यू 1 है तो मानते हैं हम यहाँ पर पीए मेरा इतना दूर पहुँच गया, एक जस्ट एक यहाँ पर दे देगा, तो पीए मेरा क्या बन गया बोलिए जल्दी से, पी नॉट। तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आपका बन गया, मानते हैं बात को। ये जो स्ट्रेट लाइन बना तो इसका इक्वेशन मेरा क्या था, पहले पी इक्वल टू पी नॉट ए का ये, अब इसको लिख दो यहाँ पर पी इक्वल टू पी नॉट ए का ये, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब जो है पीबी का सिमिलरली इक्वेशन यहाँ पर हम पीबी को यहाँ से ले रहे हैं एक इक्वेशन, क्योंकि काई 0 से 1 यहाँ से इधर बढ़ रहा है ना, तो काई जब 0 से 1 बढ़ रहा है, सो व्हेन काई बी इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं, when chi b equal to 1 then pb equal to p not b, ठीक है। तो अब जो है अब हम यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये p not b है। अब ये ग्राफ को जो है हम यहाँ से chi b 0 से लेकर कहाँ प्लॉट करेंगे 1 तक प्लॉट करेंगे, और 1 में मेरा क्या है p not b है, तो यहाँ से ग्राफ को मिला दिए, ठीक है। अब डियर क्या करो, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन है ना मेरा, इस इक्वेशन को इस लाइन में लिख देंगे। तो चलो जल्दी से लिख दो, pb इक्वल टू पी नॉट बी टाइप, मानते हैं बात को। अब ये जो है ये इक्वेशन को जो है उससे आपको जो है जोड़ देना है, चलिए जोड़ दीजिए इस इक्वेशन को यहाँ से जोड़ दिए, ये पी नॉट बी को नीचे नीचे पी नॉट बी 1 नीचे यहाँ पे है ना, इस जगह पे या ऊपर नहीं, बराबर में नहीं लिख सकते, एक छोटा एक बड़ा लिखोगे ताकि डिफरेंशिएट आपको बना हुआ रहता है एक्सप्रेशन। अच्छा बोलो ये पी ए है और ये पीबी, तो पी बाबू ये बताओ पी और पीबी को ऐड करने पर क्या है पीटी, तो ये तो ये क्या है पीटी आ गया मेरा, तो पीटी इक्वल टू क्या हो गया बोलो पी ए प्लस पीबी। तो मानते हैं इक्वेशन को, ऐसे इक्वेशन मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए इक्वेशन। तो वेपर प्रेशर का जो है ये इक्वेशन आपका ये इक्वेशन से तैयार हो गया ये ग्राफ, है कि नहीं जी, क्लियर है, ठीक है। पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद फिर 2 मिनट मोल फ्रैक्शन, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेज।
मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी इन वेपर फेस। अब वेपर फेस में जो दो मोल फ्रैक्शन है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दिस इज लिक्विड ए एंड दिस इज लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी है मेरा, ठीक है। यहाँ से ये लिक्विड ए है, लिक्विड बी है इसमें, ठीक है। अब बोलो डियर, लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन आपका जो है आपका लिक्विड फेस में और एक दूसरा हो जाएगा वेपर फेस में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको ये इंडिकेट करते हैं कि मोल फ्रैक्शन आपका यहाँ पर जो है ये आपका मोल फ्रैक्शन जो है काई, तो आपका मोल फ्रैक्शन जो है इन लिक्विड फेस में काई है आई बी, और वेपर फेस में वाई है वाई बी। वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन में चेंजेस होगा। हाँ ठीक है, मोल फ्रैक्शन में चेंजेस, रैंडमनेस चेंज हो रहा है ना आपका, तो रैंडमनेस लिक्विड में रैंडमनेस अलग है ना। मोल फ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, चेंज हो गया ना। लिक्विड में जितना है वेपर में क्या हो गया, वेपर अलग हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो चेंज हो जाएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड का वेपर का चेंज हो, रैंडमनेस चेंज आपका ये भी चेंज, नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा उतना आपका मोल फ्रैक्शन चेंज होगा। अब मोल फ्रैक्शन जहाँ चेंज होगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ही एग्जैक्टली सॉल्युबिलिटी। नाउ इट इज क्लियर। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, लिक्विड ए और लिक्विड बी का बात किया गया है यहाँ पर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, क्या आप मानते हैं इस बात को? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इस बात को मानते होंगे आप कि पी ए इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए आई। इस बात को मानते हैं आप, नहीं? बट अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी ए इक्वल टू पी टी इंटू वाई। डाल्टन्स लॉ बताते हैं, ठीक है। where P is the partial pressure, PT is the total pressure, and YA is the mole fraction in vapor phase. PA is the partial pressure, P naught A is the maximum pressure. तो यहाँ मैक्सिमम प्रेशर बोल रहा है, यहाँ टोटल प्रेशर बोल रहा है, कोई गलत बात है? दोनों एक ही स्टेटमेंट को बोला, दोनों अपने अपने जगह पर सही है, एक ही स्टेटमेंट को बोले हैं, और ये एक ही स्टेटमेंट कंपोनेंट ए के लिए बोले हैं। सिर्फ ये लिक्विड फेस के लिए बोला गया है और ये वेपर फेस के लिए बोला गया है। तो दोनों पीए के बारे में बोला ना, दोनों पीए के साथ इक्वल है, लेट देम इक्वल। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 है, ठीक है। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 है। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ में बोलिएगा, पी नोट है, सबको एकदम ध्यान से देखिएगा। नो वन विल राइट, हम पूरा का पूरा वक्त आपको देंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है। सो पी नॉट ए काई ए इक्वल टू, क्या हम इसको बोल सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेटिंग 1 और 2 बोल सकते हैं। पी नॉट ए काई ए, बोलिए मेरे साथ, पी टी वाई बोल सकते हैं यहाँ पर। तो पी नॉट ए काई ए इक्वल टू पी टी वाई है, क्या आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर? इसके बाद नहीं सर, वाई ए इक्वल टू ये होता है, वाई ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए डिवाइडेड बाई पी टी। आप ये भी बोल सकते हैं पी नॉट ए काई ए, सर नहीं सर, पी नॉट ए काई ए किसके बराबर था, पी ए के बराबर था। तो आप ये भी बोल सकते हैं, नहीं सर, पी नॉट ए काई ए बराबर मेरा क्या है, बाई पी टी। तो आप इस ये भी बोल सकते हैं, नहीं सर, नया इक्वेशन आपका ये है कि पी ए इक्वल टू होता है आपका वाई ए इंटू पी टी। क्या बोल सकते हैं इसको? सिमिलरली क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी, वाई बी इंटू पी टी। क्या आपको ये याद रहेगा पूरा? ठीक है, कुछ किए हम
राउल्स और इसको डाल्टन्स को इक्वेट कर दिए। तो मोल फ्रैक्शन जब मेरा लिक्विड फेज में आ रहा था, मोल फ्रैक्शन मेरा लिक्विड फेज के लिए अलग फार्मूला, पीटी इक्वल टू उतना बड़ा फार्मूला आया ना, मेरा पीटी इक्वल टू इतना बड़ा फार्मूला आ गया था। ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड फेज के लिए जब आप किए थे, ये फॉर लिक्विड फेज के लिए था आपका मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में पीटी इक्वल टू क्या आया था, पी नॉट ए प्लस काई ए सॉरी काई बी प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट, यही था ना इक्वेशन। ठीक है, ये लिक्विड फेज के लिए इक्वेशन था, और ये कौन सा इक्वेशन हो गया, वेपर फेज के लिए इक्वेशन हो गया। न्यूमेरिकल्स क्या आता है, न्यूमेरिकल्स बोला जा रहा है लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन दे के सारा वैल्यू दे के लिक्विड फेज का पूछता है वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, आपको सब दे देगा। अब बोला जाएगा वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो बाबू यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचोगे, यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुंचोगे, तो यहाँ से यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि मेरा राउल्स का लिक्विड फेज था ये, और ये डाल्टन्स का वेपर फेज था। दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो मेरा ये रिलेशन आपका नया रिलेशन तैयार होगा। क्या मानते हैं बात को? अगर हम ये रिलेशन को इक्वेट करने के बाद ऐसा रिलेशन आपका तैयार होता है, तो आप ये भी कहना चाहते हैं कि नहीं सर ठीक है, तो हम जो है दोनों को डिवाइड करते हैं वाई ए बाई बी, तो क्या हो जाएगा पी ए बाई पी बी। अब ये कहना चाहते हैं वाई ए बाई वाई बी, तो अगर हम यहाँ पर करते नहीं सर, आप बताइए मोल फ्रैक्शन जो है वेपर फेज में हम दोनों को रेशियो में करते हैं, वाई बाई वाई बी का रेशियो क्या होगा, तो पी ए बाई पी बी होगा। अब पी ए बाई पी बी जो है आपका मोल फ्रैक्शन, इसको जो है पी ए बाई पी बी, तो इसको जो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी नॉट ए काई ए डिवाइडेड बाई पी नॉट बी काई बी, आप ये लिख सकते हैं। अब आप बोलिएगा नहीं सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या ये लिखना मेरा गलत होगा, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी इंटू एन ए बाई, क्या ये लिखना गलत होगा, क्योंकि काई ए क्या होता है, एन ए बाई एन ए प्लस एन बी, काई बी क्या होता है एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, दोनों में एन ए प्लस एन बी क्या हो गया, ऊपर नीचे कॉमन हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया एन ए बाई एन बी हो गया। क्या ये कहना गलत होगा? नहीं ना होगा। तो हम लोग यहाँ तो इसको भी एक ऐसा रिलेशन भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ रेशियो बिटवीन YA and YB, that means the mole fraction of Y and mole fraction of liquid A and B in vapor phase, ये है, ये आपका रेशियो का रिलेशन हो गया। मैथ्स को तुम किसी भी तरह से कैसे भी सजा सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अब पोस्ट कर दो, open your textbook example 2.5. See in the example it is given that the vapor pressure, example 2.5, it is given there, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, vapor pressure of A, let A equal to CHCl3 CHCl3 बोला गया है। बात मत करिए आप लोग, A equal to और B equal to हो गया CH2 बस हो गया, छोड़ दीजिए मत करिए। A equal to देखिए मैं माना हूँ यहाँ पर दो कंपोनेंट दिया हुआ है, थोड़ा सा बुक देखो, A equal to यहाँ पर है, हाँ A equal to बोला गया CHCl3 एग्जाम्पल नंबर 2.5 एंड B equal to CH2 यहाँ तक ठीक है। बोला गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ A, दैट इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A का मतलब समझ रहा है क्लोरोफॉर्म, उसका प्योर वेपर प्रेशर दे दिया गया है 200 mmHg, 200 mmHg प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B ये आपको दे दिया है 415 mmHg, 415 mmHg क्या ये दे दिया है, ठीक है। क्वेश्चन मिलाते जाइएगा, ठीक है। 415 mmHg ये दिया हुआ है, ए बी का दे दिया वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन ऑफ YA पूछा जा रहा है आपसे और YB पूछा जा रहा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A एंड B इन वेपर फेज, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना जी, यही पूछा गया। हम लोग अभी एक नया फॉर्मूला भी सीखे हैं, क्या है आदित्य,
फॉर्मूला बताइएगा, वाई ए का फॉर्मूला क्या सीखे अभी आप? वाई ए इक्वल टू क्या होता है? वाई ए इक्वल टू y is equals to पी ए बाई PA by PT. पी टी, वाई बी इक्वल टू y PB by PT by PT. पी बी बाई पी टी। क्या यहाँ तक सही है? यहाँ तक बोल सकते हैं। अगर आपको पी ए बाई पी टी, तो पी टी इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस पी बी होता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं सर, आप पी और पी बी को सिर्फ फाइंड कर लीजिए, आपका टोटल वाई ए वाई बी निकल जाएगा मेरा। यही ना कहना चाहते हैं आप? अगर पी ए और पी बी को फाइंड कर लिए तो आपको तो पी टी ऐसे ही निकल जाएगा, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता है, आराम से निकल जाएगा। तो हम जो है हम अभी पी और पी बी को फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हम अभी पी और पी बी को फाइंड करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आपके पास पी ए इक्वल टू क्या होता है? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए, ताइए मानते बात को, मानते ना, ठीक है? अब चलो आदित्य हमारे साथ बोलोगे, पी नॉट ए का जो वैल्यू है आपका, वो तो आपको पता होगा ना, 200 mmHg, ये पता है। अब इसमें काइए का जो वैल्यू होता है, एन ए भाई क्या होता है बोलिए? एन ए प्लस एन बी, एन वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। क्या बचपन में ये पढ़ाए थे ना? एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, mmHg क्या? ठीक है? mmHg मतलब मिलीमीटर मरकरी। इसको जो है, इसको हम लोग एटमॉस्फेरिक में लिखते हैं प्रेशर है। देखिए उसका जो उसका प्रेशर का यूनिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, mmHg दिया हुआ है क्वेश्चन में, 200 mmHg दिया हुआ है। प्रेशर होता है। हाँ, तो ये प्रेशर होता है आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? Hg मतलब मरकरी, ठीक है? अब देखो इसका 200, ध्यान से देखोगे, 200 mmHg, ठीक है? अब बोलो एन का गिवन मास बाई मोलर मास, नहीं ना होता है एन का गिवन मास। तो गिवन मास जो है हम किसका? ए का लेंगे, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास आपको दे दिया है 25.5 ग्राम दिया हुआ है ना। अब क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होता है? 119.5। मानते हैं बात को? क्लोरोफॉर्म का मोलर मास नहीं कुछ देता बोलिए, ठीक है? अब चलो, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास हमको एन मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर 25.5 119.5 ग्राम प्लस, अब हमको जो है एनबी क्या निकालना है? एनबी का गिवन मास है 40 ग्राम। एनबी का मोलर मास होता है आपका 85, क्योंकि बी आपका क्या है? CH2 85 ग्राम हो गया ये। क्या मानते हैं बात को? यहाँ पर है ना जी? तो ये जो है, इसको जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर सॉल्व करोगे, तो 200 mmHg इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे, टोटल जब सॉल्व करोगे, इसका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा 0.30। अब जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 61.76। दिस इज नियरली इक्वल टू 62। क्या बोल सकते हैं इसको ऐसे? तो ये क्या था मेरा? पी ए था, तो 62 mmHg। क्या मानते हैं बात को? ऐसे लिखेंगे। अच्छा, हम तो पी ए निकाले, क्या निकाले डियर? पी ए। आपको क्या निकालना है? पी बी। देखो ब्लू टिक किस में है? पी बी में। अब हमको पी बी निकालना है, तो पी बी का फॉर्मूला आदित्य बोलोगे, तो पी बी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए आदित्य, किस तरह से पी ए बोले अभी आप? पी बी का बोलो, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी, मतलब वो वाला बोलते हैं, हाँ, काई बी हो गया। अच्छा, पी नॉट बी का जो है, पी नॉट बी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब काई बी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस काइए। तो बाबू काइए का वैल्यू आपको तो 0.30 पता था ना। तो चलो पी नॉट बी हमको पता है, पी नॉट बी का वैल्यू देखो 415 mmHg दिया हुआ है। हम यहाँ पर 415 mmHg लिख देंगे, 415 mmHg। 1 माइनस काइए का वैल्यू आपको दे दिया है 0.30। तो 0.30 जब यहाँ पर दे दिया है, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसमें आ रहा है आपको मल्टीप्लाई करने पर 1 माइनस 0.30 कितना होता है? 0.70। ये 0.70 मल्टीप्लाई करोगे 7 चौका 28, 28 से 29, तो 292.50 mmHg, ठीक है? तो ये आपका हो गया 292.50। मल्टीप्लाई करिएगा, आपका वही आया। अब जो है, अब हमको पता है पी ए भी पता चल गया, पी बी भी हमको पता चल गया। अब हमको क्या पता चल रहा है? नीचे वाला का पता करना है, पीटी पता करना है। तो पीटी का वैल्यू क्या होता है डियर? पीटी इक्वल टू, जल्दी बोलिएगा, पीटी इक्वल टू क्या होता है? पी ए प्लस, बहुत अच्छा, पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब चलो, पी ए का वैल्यू आपको पता है डियर 62 होता है। अब पी बी का वैल्यू पता है 292.50। तो जल्दी से वैल्यू को पुट करेंगे 292.50।
इसमें HG। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है ये 352.50 ये होता है HG। ऐड करने पर कितना है 354 2 कितना हो गया 2 + 4 हो गया। अच्छा 354.50 है ये आ रहा है ना, ठीक है, नियरली वही आ रहा है 352.50। तो 200 × 3 सॉरी, तो इसका जो ये वाला मल्टीप्लाई में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, आप देखिएगा इसको जो इसको नियरली 60 कर लीजिएगा। 60 mm HG ये क्या हो जाएगा 60, तो 60 को जब ऐड करिएगा तो कितना हो रहा है 352.50। अच्छा यहाँ तक तो हो गया ना। YA का अब जो है हमको YA/YB पुट करना है, तो चलो ठीक है YA/YB में हम पुट करेंगे वैल्यू को। YA का वैल्यू में PA का वैल्यू जल्दी से बताइएगा। PA का वैल्यू मेरा क्या हो गया, PA का वैल्यू बताइएगा क्या है। PA का वैल्यू है मेरा 60, तो चलो 60 बाई 352.50। इसको जब सॉल्व करोगे तो 0.716 आ रहा है, सॉरी 0.176 आ रहा है। 176 को हम लोग लिखेंगे 0.18। पीवी का वैल्यू जल्दी से बताइएगा। पीवी का वैल्यू है 292.50। इसको जो इसको डिवाइड करोगे 352.50, इसको सॉल्व करोगे 0.82। ठीक है, तो ये आपका आया पहला आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है। सो 0.18 इज योर फर्स्ट आंसर एंड 0.82 इज योर सेकंड आंसर। दिस इज योर आंसर। तो देखो बुक में सॉल्यूशन इतना बड़ा में सॉल्यूशन दिया हुआ है और हम बुक का सॉल्यूशन कभी भी हम नहीं करवाते हैं। हम आपको बोले ना कि शॉर्टकट जो है शॉर्टकट आपको करना है, और शॉर्टकट कब करिएगा जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप शॉर्टकट को आप आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। जब कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप शॉर्टकट को कर सकते हैं। सिंसियर आपको क्या क्या मैं किया, PA निकाला, PB निकाला, PT ऑटोमेटिक निकल गया। मतलब ओनली 2 टर्म्स अब आप जाने हैं, ओनली 2 टर्म्स। कोई फॉर्मूला नया यूज किया है, कोई भी फॉर्मूला हम यूज किए, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको PA PB पर हम जो है पूरा का पूरा इक्वेशन आपको रेडी करके और देखिए आप इक्वेशन। अब नाउ NCERT बुक थोड़ा सा झलक देखिएगा NCERT बुक का, और उस इक्वेशन का झलक देखिएगा। देखिए इतना बड़ा इक्वेशन आपको तैयार किया गया है, ठीक है। और NCERT क्या आप जो है आप कभी भी कोई भी रेफरेंस बुक भी अगर आप चेक करोगे, रेफरेंस बुक में भी ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं दिया हुआ है। ये सॉल्यूशन जो है दिस सॉल्यूशन इज क्रिएटेड बाय अमित सर। और व्हाट हैंडिस से, हैंडिस क्या बोला इस बात को, हैंडिस ने कहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल टू kH ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। यही ना बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू kH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, वेयर kH इज हैंडिस कांस्टेंट। हैंडिस इस बात को ऐसे बोले थे कि पार्शियल प्रेशर जो रहता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हैंडिस इस बात को ये भी बोले थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, अगर किसी भी लिक्विड को अगर ऊपर से अगर आप पार्शियल प्रेशर अगर आप दे रहे हैं, याद करिए हमने वीडियो में पहले आपको बताया कि आप जो है आप दे रहे हैं, बहुत अच्छा, W1 प्लस W2 प्लस W3। यहाँ पर क्या है, गैस है, प्लस क्या है, लिक्विड है। आप ऊपर से कंप्रेस करते जा रहे हो, ऊपर से आप कंप्रेस करते जा रहे हो। जैसे ही ऊपर से कंप्रेस करोगे तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर से कौन सा प्रेशर दे रहे हो, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो। यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर, यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे जैसे एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना इंक्रीज करेगा उतना वॉल्यूम जो है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा 1/v मतलब वॉल्यूम डिक्रीजेस, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो क्या आप ये बोल रहे हैं, आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन, जो मॉलिक्यूल जितना कोलाइड कर रहा था, मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के लिए जितना टेंडेंसी था, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीज कर गया। जितना पहले कोलिजन हो रहा था, अब जैसे आपके पास इतना जगह है, हम आपको बोल रहे हैं कि ठीक है 100 मीटर का फील्ड है, 100 मीटर का फील्ड में जाओ, 2 बार ऐसे करके आना जाना करते रहो, ठीक है। तो 100 मीटर का फील्ड है, आपको आने जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे ही हम उसको 50 मीटर कर दिए तो आप जो है जल्दी जल्दी आओगे जाओगे, है कि नहीं। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस। जैसे ही वॉल्यूम छोटा हो जाता है
तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर आप बहुत अच्छा, तो नंबर ऑफ कोलिजन, सो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस। कब कब आपका नंबर ऑफ कोलिजन आपका इंक्रीज करेगा, व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume increases. So number of collision per unit time increases. If the number of collision per unit time increases, then we say that kinetic energy of the molecules is also increases. Kinetic energy increases, and if the kinetic energy increases, then we say that solubility increases. So you cannot say that how solubility increases directly. सोलिबिलिटी नॉट मींस व्हाट डू यू मीन बाय हैंड, आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करेगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज करेगा। बाबू प्रेशर इंक्रीज करता है, सोलिबिलिटी बढ़ता है, तो उसके पीछे बहुत सारा फैक्टर है। ये सब फैक्टर कौन बोलेगा? ये सब फैक्टर तो हम उस समय वीडियो में बताए थे, ठीक है, आपका लास्ट वीडियो में, कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम पहले डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले मान लीजिए उतने बड़े में रहते थे, अब उनके लिए जगह क्या हो गया, कम हो गया। तो वॉल्यूम के हिसाब से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरा बढ़ गया ना। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया तो उनका कोलिजन क्या हो गया, और बढ़ गया। तो कोलिजन जब बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आपका बढ़ गया ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो गया, बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन बढ़ गया आपका। तो मोल फ्रैक्शन क्या डिनोट करता है, सॉल्युबिलिटी। तो हेनरीज लॉ तो यही बोला है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। पार्शियल प्रेशर, तो बाबू पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस है, और ये क्या है, पीए। दोनों एक ही चीज है, पार्शियल प्रेशर है, दोनों एक ही चीज है, मोल फ्रैक्शन है। कहना आप ये चाहते हैं, ये भी पार्शियल प्रेशर है और ये भी पार्शियल प्रेशर है, सिर्फ ये राउल्स लॉ बता रहा है और ये हेनरीज लॉ बता रहा है, ठीक है। मोबाइल को सेलेक्ट करिए। ये पार्शियल प्रेशर आपका जो है आपका ए का है ना, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर, ये भी पार्शियल प्रेशर, ये भी मोल फ्रैक्शन, ये भी मोल फ्रैक्शन। कहने का अर्थ क्या है, ये राउल्स बोला और ये हेनरीज बोला। डिफरेंस क्या होगा, किस चीज में डिफरेंस है, जल्दी बोलो। अरे देखो एक मिनट, डिफरेंस किस चीज में, लिक्विड का गैस का नहीं, डिफरेंस टर्म्स में, किस में डिफरेंस है, टर्म्स। बस यही हम सुनना चाह रहे थे, आपकी टर्म्स में क्या डिफरेंट है। बाबू टर्म्स, राउल्स लॉ कब हेनरीज लॉ बन सकता है, ध्यान से सुनिए, टॉपिक को पढ़िए। व्हेन राउल्स लॉ बिकम अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, कब ऐसा होगा, तो ऐसा तभी होगा जब आपका पी नॉट ए और यहाँ पर के एच को ऊपर ले जाके, चल क्या पता, पी नॉट ए को मिटा कर हम के एच को रख दिया, क्या बन गया। हम राउल्स लॉ की जगह पर क्या लिखेंगे फिर, हेनरीज लॉ, या फिर हेनरीज लॉ में के एच को हटाकर हम पी नॉट ए लगा दिए, हेनरीज लॉ मेरा क्या बन जाएगा, राउल्स लॉ। सो राउल्स लॉ तभी हेनरीज लॉ बन सकता है, या फिर हेनरीज लॉ तभी राउल्स लॉ बन सकता है जब हम उनके कांस्टेंट को अल्टरनेटिव वे में प्लेस करते, रिप्लेस करते। इनका जो कांस्टेंट है उससे क्या करना, रिप्लेस कर देना, यही है। सो दिस इज नोन एज, दिस इज द केस और कंडीशन व्हेन राउल्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, यही है।